तो पूरे इंडियन सिनेमा में मिनिमम 12 या उससे ज्यादा सिनेमैटिक यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा तो कचरा है। और इन सभी यूनिवर्सेस को मिलाकर एक गैलेक्सी बनाई जाए तो उस गैलेक्सी का नाम होगा गैलेक्सी ऑफ बक। और इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो इनमें से आधे से ज्यादा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आए ही साल 2018 और 19 के बाद है, यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम की मैसिव सक्सेस को देखने के बाद। और क्योंकि सिर्फ पिछले कुछ सालों में ही इंडियन सिनेमा में हम लोगों को मोस्ट ऑफ द सिनेमैटिक यूनिवर्सेस देखने को मिले हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इंडियन सिनेमा का द एरा ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्सेस है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये सिनेमैटिक यूनिवर्सेस इंडियन सिनेमा को आगे ले जा रहे हैं या फिर सिर्फ एक कमर्शियल ट्रैप बन रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्सेस इंडियन सिनेमा को चेंज कैसे कर रहे हैं, उसका अफेक्ट कंटेंट की क्वालिटी पर क्या पड़ रहा है और ऑडियंस इससे कैसे अफेक्ट हो रही है। तो इन्हीं सभी चीजों पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले कि रोहित शेट्टी तुम लोगों को भी अपने कॉप यूनिवर्स में घुसा ले, तुम लोग इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। पहला पॉइंट आता है द प्रॉमिस ऑफ स्केल। लोकेश कनगराज का एलसीयू एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक यूनिवर्स को ओरिजिनली बिल्ड किया जा सकता है। कैथी जो कि रिलीज हुई थी 2019 में और वो एक स्टैंड अलोन मूवी थी और उसके साथ कोई यूनिवर्स बनाने का प्लान भी नहीं था, लेकिन उस मूवी के कैरेक्टर्स और उसकी टोन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि नेचुरली उसने ऑडियंस के बीच में अपनी एक जगह बना ली। और फिर जब विक्रम रिलीज हुई और उसमें रोलेक्स की एंट्री हुई, तो इन चीजों के कारण एलसीयू का स्केल एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि उनके कंटेंट में दम था और कोई भी चीज फोर्सफुल नहीं थी, जिसके कारण कमर्शियली भी ये मूवीज हिट हुई। और आज एलसीयू पूरे इंडिया का सबसे हाइप्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स है। और यही सेम चीज है मैड सुपरनैचुरल यूनिवर्स के साथ। लेकिन वही दूसरी तरफ है यूनिवर्स जैसे स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, गोलमाल का यूनिवर्स या और भी कई सारे यूनिवर्सेस जो कंटेंट पर रिलाई नहीं करते, वो रिलाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ कैमियोस पर या फिर स्टार पावर पर। और इस स्टार पावर और कैमियोस के दम पे कुछ मूवीज अच्छा परफॉर्म कर भी जाती है। तो मूवी देखने के बाद ऑडियंस को समझ आता है कि मूवी में स्टार पावर और कैमियोस के अलावा कुछ भी नहीं था। ना ही मूवी में कुछ कंटेंट था, ना एग्जीक्यूशन में क्लैरिटी थी और ना ही आगे की कोई मूवीज के लिए विजन। और फिर इसीलिए ऑडियंस भी बोर हो जाती है। लेकिन मेकर्स को लगता है कि इन ब्रांड वैल्यूज की वजह से, कैमियोस की वजह से और स्टार पावर की वजह से फिल्म चलेगी। लेकिन रियलिटी ये है कि कंटेंट और कंसिस्टेंसी के बिना ऑडियंस सस्टेन नहीं होती। और ये चीज कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा का गेम चेंज कर रही है। ऑडियंस को अब सिर्फ स्केल या स्टार पावर नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें कंटेंट चाहिए। जिसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ऑडियंस की लॉयल्टी वर्सेस गिमिक कल्चर। यूनिवर्स का असली चार्म होता है ऑडियंस की लॉयल्टी बिल्ड करना, जैसे मार्वल, डीसी या फिर एनीमे की ऑडियंस। लेकिन इंडिया में ऑडियंस लॉयल्टी का जो बेस है वो सिलेक्टिव है, जैसे मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, जिसमें कम बजट की कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज आती है। अब क्योंकि उनकी लगभग हर मूवीज में कंटेंट अच्छा होता है, तो ऑडियंस उससे लॉयल होती है और इसलिए उनकी छोटे बजट की मूवीज अच्छा बिजनेस भी करती है और लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद भी आती है और उनका वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा होता है। और यही ऑडियंस की जो लॉयल्टी है वो रीजन है कि मैडॉक वालों ने अपने 2028 तक की पूरी स्लेट को अनाउंस किया हुआ है। लेकिन अगेन वही दूसरी तरफ है कुछ ऐसे यूनिवर्सेस जो सिर्फ गिमिक्स पर चलते हैं। गिमिक्स यानी कि अगेन कैमियोज, स्टार पावर और ये बताना कि हमारी मूवीज कितने बड़े बजट की है। और पर्सनली मुझे लगता है कि मेकर्स ऑडियंस के सामने ये गिमिक्स को पुल ऑफ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं होता है। उन्हें पता होता है कहीं ना कहीं कि हमारे कंटेंट में उतना दम नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हें कुछ भी करके और कितने भी हाथ पैर मार के प्रॉफिट तो बनाना ही है या फिर एटलीस्ट मूवी का बजट तो रिकवर करना ही है, इसलिए ये मेकर्स इन सभी गिमिक्स को पुल ऑफ करते हैं। और कई यूनिवर्सेस की शुरुआत ही इसी कारण से हुई है। अब इन सभी चीजों का साइड इफेक्ट ये होता है कि ऑडियंस को लगता है कि जो मेकर्स है वो उनकी लॉयल्टी और इमोशंस का मिसयूज कर रहे हैं, जिसके कारण ये फोर्सफुल पोस्ट क्रेडिट सीन्स और इलॉजिकल कैमियोस सिर्फ ऑडियंस के बीच में शॉर्ट टर्म हाइप क्रिएट करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में होता यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के ट्रस्ट को डैमेज करते हैं। और मेकर्स को अब ये चीज समझनी होगी कि ऑडियंस की लॉयल्टी को बिल्ड करना एक स्लो प्रोसेस है और ये जो सभी गिमिकी चीजें हैं ये सिर्फ एक शॉर्टकट है और इनसे ब्रांड बनने की बजाय उल्टा कोलैप्स हो जाते हैं। क्योंकि आज की डेट में ऑडियंस बहुत ज्यादा अवेयर और स्मार्ट बन चुकी है। उन्हें पता है कि असली कंटेंट क्या है और गिमिक क्या है। क्या बात कर रहे हैं? जिसके बाद थर्ड पॉइंट आता है क्रिएटिव एक्सपांशन वर्सेस कमर्शियल कैश ग्रैब। अब इस क्रिएटिव एक्सपांशन का अगेन बेस्ट एग्जांपल है एलसीयू। जैसा मैंने बताया कि कैथी मूवी के बाद भी जो लोकेश कनगराज है उनका कोई यूनिवर्स बनाने का प्लान नहीं था, लेकिन जब विक्रम आई तब हमें पता चला कि एलसीयू और कैथी एक ही यूनिवर्स का पार्ट है। और ये यूनिवर्स हम लोगों को बिल्कुल भी फोर्सफुल इसलिए नहीं लगता है क्योंकि लोकेश कनगराज ने इसको बहुत ही क्रिएटिवली एक्सपांड किया है। लेकिन अगेन वही दूसरी तरफ जो यूनिवर्सेस है, स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, गोलमाल का
यूनिवर्स, भोला का यूनिवर्स, शैतान का यूनिवर्स, ये सभी सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल कैश ग्रैब के लिए बने हैं। इन यूनिवर्सेस में ना ही कोई क्रिएटिव एक्सपांशन है और ना ही कोई लॉजिकल कनेक्शन, और इसलिए इन्हें सिनेमैटिक यूनिवर्सेस भी कंसिडर करना बहुत बड़ा गुनाह है। ये सभी लिटरली फ्रेंचाइजी मशीन्स है। सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब वो जेन्युइनली एक्सपांड होता है तो ऑडियंस नए नैरेटिव्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड होती है, लेकिन फिर जब उन यूनिवर्सेस में हर अनाउंसमेंट ही क्रैश गैप लगने लगती है तो फिर ऑडियंस उसको इग्नोर कर देती है। और पर्सनली मुझे लगता है कि सिनेमैटिक यूनिवर्सेस ने इंडियन सिनेमा को क्रिएटिविटी एक्सपांड करने का एक बहुत अच्छा मौका दिया है। पर अगर ये एक्सपांशन सिर्फ कमर्शियल माइंडसेट के साथ पैसा कमाने के लिए हुआ तो ये एरा ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्सेस जो इंडियन सिनेमा में एक कल्चरल रिवॉल्यूशन ला सकता है वो सिर्फ एक बबल बन के फूट जाएगा। जिसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी एंड लैक ऑफ विजन। हॉलीवुड के जो यूनिवर्सेस है वो एक डिकेड लॉन्ग प्लानिंग के साथ बनते हैं, लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कंसिस्टेंसी और विजन की कमी। मोस्ट ऑफ द इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के मेकर्स को यही नहीं पता कि उन्हें अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, उसका विजन क्या है, उसका एंड गेम क्या है, और इवन उसका कंक्लूजन ऑडियंस को कब मिलेगा। मार्वल और डीसी जैसे जो बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्सेस है वो भी कम से कम 3-4 मूवीज के बाद एक ऐसी एवेंजर्स या फिर जस्टिस लीग जैसी मूवीज लाते हैं जो ऑडियंस को एक शॉर्ट टर्म पे कंक्लूजन प्रोवाइड करती है। और वो लोग ये सब कुछ इतने अच्छे से इसलिए अचीव कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर रोड मैप और एक प्रॉपर विजन होता है, और इसी के कारण ऑडियंस को जो सिनेमैटिक यूनिवर्सेस है वो एक कोहेरेंट जर्नी की तरह फील होते हैं। और इस जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए ऑडियंस अपना समय देने को तैयार है, चाहे उसके लिए 10 साल ही क्यों ना लगे, बस शर्त यह है कि कंटेंट में दम होना चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ही एमसीयू है, जिसको देख के लगभग सभी ने अपना यूनिवर्स शुरू किया है। मार्वल ने आयरन मैन 1 से लेके एंड गेम तक 10-11 सालों में 32 मूवीज रिलीज की है, जिसमें कुछ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कुछ की सिर्फ अच्छी है और कुछ एवरेज मूवीज भी है, लेकिन ये सभी 32 की 32 मूवीज एक कोहेरेंट जर्नी की तरह फील होती है, और इसलिए एमसीयू इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन इंडिया के मेकर्स को लगता है कि यूनिवर्स बनाना एक 100 मीटर की स्प्रिंट है, लेकिन यूनिवर्स बनाना एक्चुअली में एक मैराथन है। और जहां मेकर्स ने एमसीयू के सिर्फ सक्सेस को देखा है तो वहीं उन्हें मार्वल का स्ट्रगल, उनकी कंसिस्टेंसी, उनका क्वालिटी ऑफ कंटेंट और उनके विजन को भी देखना चाहिए कि ये मेन रीजन है जिसके कारण मार्वल को आज इतनी सक्सेस मिल चुकी है। खैर अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो कि क्या सिनेमैटिक यूनिवर्सेस इंडियन सिनेमा को एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाएगा, और क्या कभी इंडियन सिनेमा में ऐसा यूनिवर्स बन पाएगा जो ग्लोबल लेवल पर एमसीयू और डीसीयू को टक्कर दे सके।